हेलो बच्चों, मैं ममता जैन, व्याख्यात अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में बच्चों आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर अपने अपना 16 लेसन राष्ट्रीय आय का मापन स्टार्ट कर दिया था और बच्चों उसमें अपन ने देखा था कि राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां याद है ना आपको? कौन कौन सी? उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, जिसमें से अपने बच्चों उत्पादन विधि का वर्णन अच्छे से सारणी बना करके और एग्जाम्पल के द्वारा अपने देख लिया था कि उत्पादन विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन किस प्रकार से होता है। तो आपको याद है अपने क्या कहा था कि एक वित्तीय वर्ष की अवधि के अंदर देश में जितना भी उत्पादन होता है, यदि उनको बेच करके जो धनराशि प्राप्त होती है वही हमारा कुल उत्पादन होता है और इसे ही हम अपनी राष्ट्रीय आय कहते हैं। और उस वक्त भी मैंने आपको ये बताया था कि चाहे हम उत्पादन विधि से बच्चों राष्ट्रीय आय ज्ञात करें या हम आय विधि से राष्ट्रीय आय ज्ञात करें या हम व्यय विधि से राष्ट्रीय आय ज्ञात करें, तीनों विधियों से जो राष्ट्रीय आय वो सेम आती है। और ये चीज हम लास्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब मैं बताऊंगी कि हम आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों वापस से उत्पादन विधि के ऊपर आ जाइए। उत्पादन विधि के अंदर हमने कहा था कि देश में उत्पादित जितना भी माल है, क्योंकि हमने एक सारणी बनाई थी याद है आपने, जहाँ पर क्रम संख्या लिखी थी, वस्तुओं के नाम लिखे थे, फिर वस्तुओं की कीमत और फिर उसके बाद वस्तुओं का मूल्य लिखा था। तो उन वस्तुओं के मूल्य का जब अपन योग करते थे वही हमारा जीडीपी या जीएनपी, वो हमारा था कुल राष्ट्रीय आय। अब हम उत्पादन विधि को ही अपन आगे बढ़ाते हैं कि एक वर्ष के अवधि के अंदर हमने जो कुल उत्पादन किया और उसको बेच दिया, बेचने से जो मूल्य प्राप्त हुआ वही क्या हो गई? हमारी आय हो गई। और वो आय को यदि हम टोटल कर लेते हैं तो वही हमारी आय विधि होती है और वही हमारा राष्ट्रीय आय होता है। तो बच्चों आय विधि में क्या करते हैं कि जो उन मालिकों ने उत्पादित सामान को बेचा तो मालिकों को क्या मिला? लाभ मिला, साथ में उनका आगम हुआ। तो वो जो आय मिली उस आय को क्या किया उन्होंने? हमने 14 चैप्टर के अंदर भी पढ़ लिया था आय के चक्राकार प्रवाह में कि जो आय होती है उसको वो वापस बांट देता है। तो आय का वितरण किस किस में होता है? जो उत्पादन के साधनों में। जिन उत्पादन के साधनों के द्वारा उस व्यवसायी ने या उस फर्म ने उत्पादन किया है, तो जब उन उत्पादन के साधनों को बेचने से उसको जो आय मिली उस आय को क्या करता है? उन्हीं उत्पादन के साधनों में वितरित कर देता है और अपने पास कुछ भी शेष नहीं रखता है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं आय के चक्राकार प्रवाह में। तो यही बात है कि जिस प्रकार अपने कहा था कि उत्पादन विधि के अंदर जो उत्पादन करता होते हैं वो वस्तुओं को, माल को बेचते हैं और उन्होंने जो कुछ माल बेचा है उनके उत्पादन मूल्य का योग तो था हमारा जीडीपी, वो था हमारा उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय। अब हम बात कर रहे हैं आय विधि से। तो आय विधि में क्या करते हैं बच्चे कि हम वो जो आय उनको मिली है ना, अपने माल को बेचने से जो उनको आय मिली है वो आय वो क्या करते हैं? उत्पादन के साधनों में वितरित कर देते हैं। तो आय विधि के द्वारा हमें क्या पता चलता है कि जो उन्होंने आय अर्जित किए उसका वितरण किस प्रकार से हुआ है? उत्पादन के साधनों पर क्या समान वितरण हुआ है या असमान वितरण हुआ या वितरण किस प्रकार का हुआ है? ये बात हमको पता चलती है आय विधि से। तो आय विधि के द्वारा पता चलेगा कि जो आय का वितरण है वो क्या होता है। अब हमारे उत्पादन के साधन याद है आपको? श्रम, इट मीन्स श्रमिक, पूंजी, भूमि और उद्यमी। हमने 14 चैप्टर में भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया था और आगे भी हमने उत्पादन वाले लेसन में भी पढ़ा है कि उत्पादन के साधन कौन कौन से? श्रमिक, भूमि, पूंजी और उद्यमी। तो उत्पादनकर्ता को, किसी फर्म को जो आय मिली है वो आय इन सब के अंदर अच्छे से बांट देता है। तो श्रमिक को, पूंजी को, भूमि और उद्यमी को। अब श्रमिक को क्या कैसे देंगे? श्रमिक को उसकी मजदूरी मिलेगी, वेजेस। पूंजी के ऊपर क्या लगता है? ब्याज, इंटरेस्ट। भूमि के ऊपर लगान, रेवेन्यू। और उद्यमी को लाभ या प्रॉफिट मिलता है। तो ये सब कुछ आय हो गई। श्रमिक की आय उसकी मजदूरी हो गई, पूंजी की आय उसका ब्याज हो गया, भूमि की आय उसका लगान हो गया और उद्यमी की आय हो गया उसका लाभ। यदि हम इन सब का योग कर दें तो वो हो जाएगी राष्ट्रीय आय। तो ये होता है आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात करना। तो उत्पादन के साधनों को प्रतिफल के रूप में वितरण होता है। एक बार समझ में, उत्पादन के साधनों ने क्या कार्य किया? उत्पादन करने में मदद करी, तो उसके प्रतिफल के रूप में उसको क्या मिला? ये लाभ मिला। उत्पादन के साधनों ने मिल करके उत्पादन किया तो इसकी वजह से उत्पादनकर्ता को आय प्राप्त हुई, तो वो प्रतिफल के रूप में इसे वापस लौटा देता है। यही हमारी आय विधि है। अब उत्पादन के साधनों को वितरित आय के घटक और कौन कौन से? एक तो मैंने बता दिया कि जीडीआई, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, सकल घरेलू आय। कैसे निकालते हैं अपन?
मजदूरी, ब्याज, रेवेन्यू मतलब लगान और प्रॉफिट, इन चारों को प्लस कर दो तो हमारी राष्ट्रीय आय पता चल जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की जो आय विधि है उसमें थोड़ी सावधानियां रखनी पड़ती है। क्योंकि बच्चों मैं बताऊंगी इसकी सावधानियां अभी इसी टॉपिक के अंदर। तो उन सावधानी की वजह से हम जीडीपी को थोड़ा और विस्तृत रूप में देखते हैं कि जीडीपी के अंदर हम मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ तो जोड़ रहे हैं, साथ में मिश्रित आय जोड़ते हैं। अब आप कहेंगे मिश्रित आय क्या है? तो बच्चों मिश्रित आय क्या है? वेतन या कमीशन। किसका वेतन और कमीशन? उत्पादनकर्ता स्वयं का। जो उत्पादन करता है ना, यदि वो अपनी खुद की बिल्डिंग में रह रहा है और खुद का यदि पूंजी लगा रहा है और यदि उसकी वो अपनी जगह किसी और को रखेगा तो उसको वेतन देना होगा ना। लेकिन यदि वो उसको नहीं रख रहा है तो क्या उसके वेतन को नहीं गिनेंगे? गिनना तो पड़ेगा। तो स्वयं का वेतन या फिर ये कार्य करने से उसको जो कमीशन मिलता है उसको भी हम आय विधि के अंदर जोड़ते हैं। तो आय विधि से यदि हमको जीडीआई यानी ग्रॉस डेवलपमेंट इनकम, सकल घरेलू आय ज्ञात करनी है तो हमें मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ और मिश्रित आय को जोड़ना होता है। अब बच्चों मजदूरी क्या होती है? मजदूरी मजदूरों को दी जाती है, श्रमिकों को दी जाती है। तो एक तरह से वो उनकी क्षतिपूर्ति का भुगतान है, क्योंकि यदि वो कार्य कर रहे हैं तो उनकी तो घिसावट हो रही है ना, मजदूरी स्वयं की भी। तो ये हो गया उनका क्षतिपूर्ति। अब ब्याज, लगान और लाभ, उनको जो देय होता है वो कहलाता है परिचालन अतिरेक। क्यों इसको परिचालन अतिरेक बच्चों क्यों कहा है? क्योंकि देखो ब्याज किससे मिलता है? पूंजी पे। पूंजी पड़ी हुई है तो क्या हमें उससे कोई आय होगी? नहीं। हम जब पूंजी को किसी बिजनेस में लगाते हैं ना, जब उसको मूव करते हैं, चालन करते हैं, तभी तो हमको उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है। इसी प्रकार लगान, भूमि पड़ी है तो पड़ी है, जब तक उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बना करके, कोई फैक्ट्री बना करके, कोई फर्म लगा करके जब तक बच्चों उत्पादन का कार्य नहीं होगा तब तक भूमि से हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो भूमि के ऊपर जब लगान तभी मिलता है जब भूमि को हम परिचालन में लाते हैं, पूंजी को जब हम परिचालन में लाते हैं। और इसी प्रकार उद्यमी का लाभ भी तभी मिलता है जब वो कुछ कार्य करता है। तो जो मजदूरी दे रहे हैं उसको तो हम कह रहे हैं कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, लेकिन जो ब्याज, लगान और लाभ है उसको कहते हैं परिचालन अतिरिक्त, इसको अतिरेक का है। इसी प्रकार जो मिश्रित आय है वो आपको मैं बता चुकी हूँ कि इसके अंदर वेतन और कमीशन को जोड़ा जाता है, और जब इन सब को प्लस कर दिया जाता है तो वो हमारी हो जाती है राष्ट्रीय आय। अब हमने यहाँ तो बात करी थी सकल घरेलू आय की। अब यदि हमें शुद्ध राष्ट्रीय आय की बात करनी है, देखो बच्चों बार बार आपके दिमाग में होना चाहिए घरेलू अवधारणा और राजनीतिक अवधारणा। घरेलू अवधारणा एक संकुचित अर्थ में, जिसमें हम अपने ही देश के लोग और अपने देश में रहने वाले विदेशियों की बात करते हैं, उस वक्त हम डोमेस्टिक घरेलू बात करते हैं। लेकिन जब हम नेशनल राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं बच्चों, उसमें हमारे देश की जिसको नागरिकता प्राप्त है, वो चाहे वो हमारे देश में हो चाहे विदेश में हो, उनसे प्राप्त आय की बात हम कब करते हैं? जब हम नेशनल राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं। तो जब मैंने डोमेस्टिक की बात करी तो मैंने इसका ये फॉर्मूला लगाया। अब जब मैं राष्ट्रीय स्तर पे आय की बात कर रही हूँ, और वो भी कहा कि नेट का मतलब शुद्ध, सकल में से मूल्यह्रास को घटाते, याद है ना आपको। अब जब मैं नेट की बात कर रही हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नेट डोमेस्टिक इनकम यानी विशुद्ध घरेलू इनकम के अंदर NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय को इसमें जोड़ देना होगा। यदि मैं शुद्ध घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय को जोड़ देती हूँ तो मेरा शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। आया बच्चों समझ में? ये था हमारा राष्ट्रीय आय मापने का आय विधि, जिसमें हमने देखा था कि उत्पादनकर्ता जब अपने उत्पादित माल को बेचता है, बेचने से उसको जो धनराशि प्राप्त होती है वही उसकी आय होती है, और वो आय को अपने पास कुछ भी नहीं रखता है, वो सारी आय को वितरित कर देता है। और वो आय को कहाँ वितरित करता है? उत्पादन के साधनों को। तो उत्पादन के साधनों को ये आय किस प्रकार वितरित हो रही है और उसको कितनी कितनी आय मिल रही है, यदि हम उसका सबको योग कर देते हैं तो यही हमारी राष्ट्रीय आय है। अब बच्चों एक बात और है इसके अंदर कि जब हम आय विधि से अपन राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं तो हमें इसमें कुछ सावधानियां रखनी होती है। यदि हम वो सावधानियां नहीं रखेंगे तो जो हम राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं बच्चों वो सही नहीं होगी। अब अपन को क्या सावधानी रखनी है? नंबर 1, इसके अंदर हमें स्वयं के वेतन को गिनना है, यानी जो उत्पादन करता है उसके स्वयं को भी तो कुछ रोजगार भत्ता मिलना चाहिए, तो उसको भी गिनना होगा। अब समझ लो कि कोई उत्पादन करता है, वो जो उत्पादन कर रहा है उसका कुछ भाग यदि वो अपने पास रखता है तो उसकी भी कैलकुलेशन के अंदर उसको लेना होगा। जैसे एक किसान है, उसके खेत के अंदर 20 बोरी गेहूं उत्पन्न हो रहे हैं, अब 20 में से 18 को तो बेच देता है, लेकिन 2 बोरी गेहूं क्या रखता है? वो अपने घर में उपयोग के लिए रखता है।
तो जो 18 बोरी गेहूं के जो मूल्य है उसको तो अपन क्या ले रहे हैं, राष्ट्रीय आय में ले रहे हैं। लेकिन यदि हम उस 2 बोरी गेहूं जो उसने अपने घर के अंदर उपयोग के लिए रखे, यदि उसको अपन इसमें नहीं लिखते हैं, नहीं लेते तो अपना गलत हो जाएगा। तो 2 बातें हो गई। एक तो क्या है कि जो उत्पादन करता है वो स्वयं के वेतन को भी इसमें योग करना है, क्योंकि हो सकता है यदि वो किसी और एम्प्लॉय को रखता तो उसको वेतन देना ही होता, लेकिन क्योंकि वो ऐसे स्वयं काम कर रहा है तो उसके वेतन को गिनना है। यदि उत्पादन करता कुछ माल अपने पास रखता है तो उसको भी गिनना है। एक होता है बिल्डिंग, यदि वो अपनी स्वयं की बिल्डिंग है तो उसका किराया भी इसमें गिनना है, चाहे वो उसको दे नहीं रहा है, लेकिन यदि कोई और की बिल्डिंग किराया लेता तो वो उसको देता। तो तीसरी बात हो गई। चौथी बात होती है कालाबाजारी। बच्चों कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ टैक्स बचाने के लिए कुछ उद्यमी अपने आय को छिपाते हैं, तो इसको भी अपन को देखना होगा कि कहाँ कितनी कालाबाजारी हो रही है, वरना राष्ट्रीय आय की गणना अच्छे से नहीं होगी। इसके बाद यदि पूंजी स्वयं की है तो पूंजी के ऊपर जो स्वयं की पूंजी के ऊपर उसको ब्याज जो लगता था वो भी अपन को इसके अंदर गिनना होगा। बिल्डिंग का किराया गिनना होता है, स्वयं का मजदूरी भत्ता जो भी कहो उसको गिनना होता है। तो जो राष्ट्रीय आय की राष्ट्रीय आय मापन की जो आय विधि है उसके अंदर हमें कुछ सावधानियों को रखना बहुत जरूरी है। यदि इन सावधानियों को रखते हुए हम राष्ट्रीय आय मापन की आय विधि से अपन मापन करेंगे तो बिल्कुल सही तरीके से बच्चों मापन हो जाएगा। तो अपना हो गया ये आज आय विधि। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे कि व्यय विधि के द्वारा बच्चों राष्ट्रीय आय का मापन किस प्रकार होगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से बच्चों देख लीजिए, बहुत इजी चीज़ है, बस समझते जाइए और याद करते जाइए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। रटोगे तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसके बाद में फ़ोटो भी अपलोड करती हूँ, उससे आप अपने नोट्स बनाते रहिए और रेडी रहिए 16 चैप्टर के 3rd पार्ट के लिए। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।